कैसे जी न्यूज के रिपोर्टर्स के पोस्टर लगाकर उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाने की कोशिश की है। और इन पोस्टर्स में पंजाबी में लिखा है कि किसान भाइयों, गोदी मीडिया से सावधान, ये सारे जी न्यूज के गोदी पत्रकार हैं। दूसरे पोस्टर में लिखा है, आंखें खोलो पंजाब के सिंह, तेरे घर में लुटेरे घुसेंगे। और यहां पर जैसा आप देख सकते हैं, जी न्यूज के पत्रकारों की, रिपोर्टर्स की तस्वीरें वहां पर लगाई गई हैं। तस्वीरों पर क्रॉस का निशान भी है। आज आंदोलन की इस असहनशीलता का हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे देश में जो आंदोलन लोकतंत्र के नाम पर होते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर होते हैं, उन्हीं आंदोलनों में मीडिया की आजादी कैसे दबा दी जाती है। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि आने वाले दिनों में मीडिया का काम कितना मुश्किल होने वाला है। अब मीडिया अगर आंदोलनकारियों के हां में हां नहीं मिलाएगा, बड़े बड़े नेताओं की हां में हां नहीं मिलाएगा और उनकी पसंद की फरमाइशी पत्रकारिता, फरमाइशी खबरें नहीं दिखाएगा, तो मीडिया का ऐसा हाल किया जाएगा जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। अगर मीडिया ने आपकी हां में हां नहीं मिलाई तो फिर मीडिया की बदनामी शुरू हो जाएगी। आज इस पर हम बात करेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में लगातार हम देखते हैं लगातार मुश्किल होता है। तक का पहली बात तक के जरिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण पर देश के बड़े नेता अपनी राय क्या थी, में वो राष्ट्र थे। नरेंद्र के साथ रिश्तों, मनमोहन सिंह के बारे में राष्ट्र लिखा है। गांधी कुछ जगहों पर सवाल आपको यह भी चलेगा इसके कि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री, कुल मिलाकर हम कार्यक्रम में विश्लेषण करते हैं, लेकिन आज हम आपको यह दिखाएंगे कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देश की राजनीति का कैसे क्षण, राष्ट्रपति के पद पर के चार बदलने बातें को इसके और आपको आज जरूर करना चाहिए। किताब आज मैं लेकर आया, किताब को पढ़ कि हम के पास समय की बहुत, हमने इस किताब को पढ़ा है और हम जो चीजें आपको जाननी चाहिए इस किताब को पढ़कर जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है प्रणब मुखर्जी अब हमारे अपने राष्ट्रपति भवन के दौरान किए, वो बहुत ईमानदारी से उन्होंने इस किताब में लिख दिया है। इसलिए पहली बार आज देश को यह पता चलेगा उनकी राय क्या थी। इसके बाद बात आपको बताएं कि आपकी नींद आपके जीवन में नींद के अगर आप 2020 में यानी नए साल में अपने लिए की ये चैन की नींद दुर्लभ सबसे महंगी है। आपको आश्चर्य, भारत के लोग दूसरे नंबर पर हैं। इसलिए अगर आपको भी नींद नहीं आती है, आपको ये विश्लेषण देखना चाहिए। और वह टेलीविजन के माध्यम से देखा है, लेकिन इस समय मैंने फेसबुक और ट्विटर पर लाइव है। आप यूट्यूब पाएंगे क्योंकि आज हम कुछ थर्ड पार्टी कंटेंट इस्तेमाल कर, ये सारे दर्शक हमें टीवी प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली में सीएए विरोधी दंगों जेएनयू पूर्व छात्र ने के ताहिर हुसैन शुरुआती जांच में माना है। दिल्ली पुलिस की सप्लीमेंट्री देते हुए रूमा कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद पर जाने के पुख्ता आधार हैं। ताहिर हुसैन के ड्राइवर फसाना के राहुल फसाना के मुताबिक ताहिर ने दंगे थे। 8 जनवरी को शाहीन बाग के दौरान और भाषणों से भड़काने
है। मुस्लिम बताते उमर का पुलिस क्या रोल रहा है पूरे देश में, वो भी उन्होंने चार्जशीट बनाया है। कहीं से देश वो एक के समुदाय के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, टुकड़े गैंग का सच सामने आ रहा है। टुकड़े गैंग, खालिद अंसारी जैसे लोग, जिन कोर्ट ने जो निर्णय अपनी की है, ये नकारा नहीं जा सकता। दिल्ली में पिछले साल 23 से 24 फरवरी को नागरिकता कानून में हुई सांप्रदायिक हिंसा में लोगों ने पाई थी। केरल के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन का भारत दौरा रद्द होने के बाद कहा कि तिथि नहीं पर 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह को थरूर ने ट्वीट किया। महीने जॉनसन की भारत यात्रा को की दूसरे के रद्द कर है। हमारे गणतंत्र दिवस मुख्य नहीं है, में आगे क्यों उनको पूरी तरह से रद्द कर दें। उनकी मंच पर सवाल उठा रहे पालन सारे काम करने चाहिए। आजादी होती है, गौरव क्या होता है, जनवरी उसमें काम है। भी हल्के इस तरह के भारत स्वतंत्र भारत की आन बान शान है। कांग्रेस महोत्सव किए जाने को व्यक्तिगत बताया। हो सकती है से देश का कानून के साथ के सिंह बॉर्डर के गाजी बॉर्डर 7 बजे 9 बजे के बीच निकालेंगे। जो के रूप में कल जो प्रोग्राम आपको को 7 बजे मुझे लगता है बजे तक कंप्लीट और आज फिर का हल निकलेगा। मैं पूरी तरह की यूनियन रत है से सुधार की भावना रूप से चर्चा कोई निकाल। सुप्रीम कोर्ट कृषि कानूनों को चुनौती दी याचिका पर 11 जनवरी सुनवाई करेगा। सरकार की 8 जनवरी मान ली। सुप्रीम कोर्ट आंदोलन लोगों को हो मुलाकात की। नए साल पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी मीडिया से कुछ दिन पहले ही राम को ज्ञापन सौंपकर राज्य धनखड़ को पद से हटाने की धनखड़ हमेशा से में दोनों नेता के बदलू गैंगरेप मर्डर के आदेश दिए हैं। योगी ने जांच में एसटीएफ की मदद लेने को कहा है। पुलिस पर मामले के दबाने के आरोपों पर एडी रिपोर्ट मांगी है। योगी ने कहा दोषी नहीं रहेंगे। उसके बाद से रिपोर्ट आते जैसे के संज्ञान उन्होंने तत्काल त्वरित की तात्कालिक रूप से न करने के दोष जाने पे को भी किया गया है और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जैसे ही सूचना कर ली है। बदायूं में को एक बड़ी सहायक हत्या कर दी गई थी। मामला निर्भया भी गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि फरार है। का इनाम रखा गया। तलाश में पुलिस की 4 टीमें बनाई गई हैं। बहुत ही शॉकिंग है। मैंने इमीडिएटली इस पे कॉग्निजेंस चिट्ठी लिखने के साथ साथ मेरी
से मिलेंगी और पुलिस से भी मिलेंगी कि कार्रवाई ठीक से हुई है नहीं हुई है। इस मामले में इलाके थाना इंचार्ज को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बने लव जिहाद कानून पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि यूपी सरकार ने प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020 और उत्तराखंड सरकार ने जो कानून बनाया है वो असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस कानून के जरिए पुलिस और सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। दरअसल हाल ही में यूपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाई है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को लालच देकर, भटकाकर या डरा धमकाकर धर्म बदलने को मजबूर करता है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है, जिसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पूरे देश में एक बार फिर से वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारी हो रही है। वैक्सीनेशन की तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए 8 जनवरी को फिर से देश के कुछ चुने हुए स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। इससे पहले 2 बार वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जा चुका है। 8 जनवरी को यूपी, हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों में ड्राई रन होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से कल चर्चा करेंगे। राज्यों की तैयारियों को लेकर बातचीत होगी। वैक्सीन को लेकर ये तीसरा ड्राई रन है। 8 जनवरी को होने वाले ड्राई रन का मकसद पिछली बार बाकी रह गई कमियों को पूरा करना भी रहेगा। कोविन ऐप को लेकर जो परेशानियां पिछली बार आई थी, उन्हें भी स्वास्थ्य मंत्रालय दूर करेगा। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब केंद्र ने राज्य में स्थिति का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय देश के कई राज्यों में रहे हैं। वहीं केरल में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केरल में पिछले 7 दिनों के दौरान कुल 35,038 नए मामले सामने आए हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार रोज लगभग 5,000 नए सामने आ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से सिनेमा घरों में 100% दर्शक क्षमता को मंजूरी देने वाले आदेश को वापस लेने के लिए कहा है। कोरोना महामारी की वजह से बंद हुए पंजाब के स्कूल कल से खुलेंगे। पंजाब सरकार ने मार्च 2020 में बंद हुए सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। अभी सिर्फ कक्षा 5वीं से 12वीं तक बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे। स्कूल का समय सुबह 10 बजे से। पंजाब से सटे हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक बच्चों के लिए स्कूल दिसंबर में ही खोले जा चुके हैं। सरकार 4 राज्यों में 12 जहां बर्ड फ्लू मामले आए हैं। केंद्र सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा सबसे ज्यादा। आज हम सबसे पहले आपको पोस्टर चाहते हैं और ये पोस्टर सिंगू पर बैठे किसान आंदोलन में लगाए गए। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इन पोस्टर को जी न्यूज के रिपोर्ट चेहरे निशान बने हुए नजर, यानी सिंगू के साथ धरने पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं जगहों पर उनके टेंट्स के अंदर बाहर इस तरह के पोस्टर्स गए हैं जहां जी न्यूज के रिपोर्टर्स की तस्वीर लगी है और निशान लगाया गया है। ये जो क्रॉस का निशान है इसे घृणा और नफरत का प्रतीक भी माना जाता है और इस आंदोलन में हमारे जी न्यूज के रिपोर्टर्स के चेहरे पर भी ऐसे ही निशान लगा दिए गए हैं। इन पोस्टर्स में जो लिखा है अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं क्योंकि पंजाबी में लिखा है। पहले पोस्टर पर लिखा है, किसान भाइयों गोदी मीडिया से सावधान, ये सारे जी न्यूज के गोदी पत्रकार हैं। फिर दूसरे पोस्टर पर लिखा है, आंखें खोलो पंजाब के सिंह, तुम्हारे घर में लुटेरे घुसेंगे। ये पंजाबी में लिखा हुआ है और यहां पर जी न्यूज के प्रति कुछ आंदोलनकारी, हम ये नहीं कह रहे कि सारे आंदोलनकारी, हम ये भी नहीं कह रहे कि ये किसान होंगे, हो सकता है ये कोई और हो सकता है कि कुछ मुट्ठी भर प्रदर्शनकारी ऐसे हों जो चाहते हैं कि जी न्यूज के ये रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी यहां पर प्रवेश ना कर सकें क्योंकि हम इनकी हां में हां नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि हम इनकी फरमाइशी पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने दर्शकों को, आप सबको जो सही है वही बता रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सच बताएं और सच सबको खुश नहीं कर सकता।
सच इसीलिए कहते हैं कड़वा होता है, क्योंकि जब आप सत्य कहते हैं, जब आप सच कहते हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है और सच को सहने की क्षमता हर किसी में होती नहीं। ये सारे जो प्रदर्शन आजकल हो रहे हैं, इससे पहले भी जो हो रहे थे, जैसे शाहीन बाग में भी हुआ और भी आपने देखा होगा विरोध प्रदर्शन, ये सब लोकतंत्र के नाम पर होते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर होते हैं, इस नाम पर होते हैं कि सबको बराबर का अधिकार है, आपको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है और हम जो कह रहे हैं हमारी राय की भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितनी बाकी लोगों की राय की है। लेकिन जब इनकी राय और मीडिया की राय नहीं मिलती, जब इनकी राय हमसे नहीं मिलती, तो ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश करते हैं। तब ये अलोकतांत्रिक हो जाते हैं, तब अभिव्यक्ति की आजादी भूल जाते हैं। जब किसी छात्र को कक्षा में अपने शिक्षक की बातें कड़वी लगती हैं, तो वो छात्र कई बार उस शिक्षक के लिए अपने मन में घृणा पैदा कर लेता है, ये जाने बिना कि शिक्षक उसी का भला चाहता है। आजकल मीडिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और आप कह सकते हैं कि जी न्यूज के साथ बिल्कुल यही हुआ है। हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम अर्ध सत्य नहीं कहते, क्योंकि आधा सच ही असल में सबसे बड़ा झूठ होता है। किसान आंदोलन में भी हमने जो देखा उसे बहुत ईमानदारी से आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। हमने सत्य और निष्ठा से पत्रकारिता की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को हमारी सच्ची पत्रकारिता पसंद नहीं आई और इसलिए उन्हें इस तरह के पोस्टर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, इस नाराजगी की वजह क्या हो सकती है? यही कि हमने फरमाइशी पत्रकारिता करने से इनकार कर दिया। हमने वो बातें नहीं कही जो ये मुट्ठी भर लोग सुनना चाहते थे। अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो वो ये कि हमने देश के सामने सच बोल दिया। हमने किसान आंदोलन में देश विरोधी ताकतों की घुसपैठ का खुलकर विरोध किया। हमने हर खबर को ईमानदारी से और सही जानकारी के साथ आप तक पहुंचाया। यही हमारी गलती है और इसीलिए हमारे नाम के यहां पर पोस्टर्स लगे हैं। असल में हम इन पोस्टर्स को अपना सबसे बड़ा इनाम समझते हैं और हम इन पोस्टर्स को देखकर ये कह सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। असहनशीलता किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए आज आप किसानों के आंदोलन में लगे ये पोस्टर्स देख सकते हैं। दुनिया में पहली बार 15वीं सदी में हाथ से बने पोस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ पोस्टर्स का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए भी होने लगा और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आई यही तस्वीरें हैं। किसानों के हितों को जी न्यूज ने हमेशा सबसे ऊपर रखा है। ये असली किसान जो हैं वो अपने दिल पर हाथ रखकर मान सकते हैं। आंदोलन की शुरुआत से ही हम लगातार कहते आए हैं कि किसानों की समस्याओं और उनके डर को दूर किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब हम किसानों की बात करते हैं तब कोई हमें गोदी मीडिया नहीं कहता, तब इस तरह के पोस्टर्स नहीं लगाए जाते। लेकिन जब हम देश हित में पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों को एक्सपोज करते हैं जो इस किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तब इस तरह की बातें सामने आती हैं। ये शीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। बौद्ध धर्म के संस्थापक ने कहा था कि 3 चीजें ज्यादा देर तक, चंद्रमा और सत्य। और किसान आंदोलन में शामिल हुए कुछ लोग यही चाहते हैं कि हम सच नहीं, बात नहीं। आपको याद होगा जी न्यूज के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। इससे पहले जेएनयू में और शाहीन बाग में भी हमने टुकड़े गैर सच को पूरी निष्ठा के साथ आप था, लेकिन तब भी हमारा विरोध और आज भी वैसा ही विरोध है। लेकिन आज आपको हमारे सहयोगियों के अनुभव भी जानने चाहिए जिनकी तस्वीरें इन पोस्टर्स में लगाई गई हैं। इस आज मैं ये चाहता हूं, हमारी जी न्यूज की टीम ये चाहती है कि जिन रिपोर्टर्स के और हमारे जिन सहयोगियों के चेहरे तस्वीरें इन पोस्टर की हैं, ये सारे लोग वहां पर गए हैं, इनके अपने अनुभव वहां पर कैसे रहे हैं और ये अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर क्या कहते हैं, आज आप ये सुनिए।
दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने 26 नवंबर से इकट्ठा होना शुरू किया। 2 दिन बाद दोपहर के 4 बजे के करीब मैं भी वहां उस आंदोलन को कवर करने के लिए पहुंची कि सरकार और किसानों के बीच में जो गतिरोध है उसे लोगों तक पहुंचाया जाए। बहुत देर तक किसान हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, उन्होंने अपनी बातें भी रखी। फिर अचानक आधे पौने घंटे के बाद वहां माहौल बदलने लगा। एक छोटा सा गुट आया और जो किसान मेरे साथ खड़े हुए, जो संगठन मेरे साथ खड़े हुए बात कर रहे थे, उन्हें रोकने लगा और उनसे झगड़ने लगा कि इनसे बात मत कीजिए। हालांकि बहुत से किसानों ने उनका विरोध किया। मेरे साथ जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि हमें अपनी बात रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म को, जी मीडिया को जरूर एड्रेस करना चाहिए और यहां अपनी बात भी रखनी चाहिए। जहां से ये किसान लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं बात करूं कि जब एंट्री करते हैं तो जहां पर बैठे हुए हैं वहां से लेकर के आगे तक, आखिर तक बाकायदा वॉकी टॉकी के साथ इन्होंने अपनी सिक्योरिटी बना करके तैनात कर रखी है। यानी कि अगर आप किसान आंदोलन के इस मंच पर जाने की कोशिश करते हैं तो वहीं से आप पर नजर रखनी शुरू कर दी जाती है। कौन जा रहा है, किस मकसद से जा रहा है, किस मीडिया से है, क्या बात करेगा, बकायदा आपके ऊपर नजर रखी जाती है। और जब आप बात करना शुरू करते हैं तो उसी समय नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, ये तमाम हरकतें जो हैं इनकी तरफ से शुरू कर दी जाती है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को कवर करने के लिए मैं कई बार गया। इस दौरान जैसे ही हम रिपोर्टिंग की शुरुआत करते थे, तुरंत चारों ओर हमारे कई लोग आ जाते थे, हमें घेर लेते थे, हमें रिपोर्टिंग करने से रोकते थे। कई लोग हमारे कैमरे के सामने आ जाते थे, हमारे खिलाफ नारा लगाते थे, गोदी मीडिया जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। और जब मैं उनसे ये पूछता था कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वही हम सिर्फ टीवी पर दिखा रहे हैं, इसका वो कोई जवाब नहीं देते थे। वो सिर्फ नारा लगाना, अपमानजनक शब्दों का हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे जिसे हम ऑन एयर आपको नहीं बता सकते हैं। मुझे याद है एक शो किया था जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी और इसको इन्वेस्टिगेट भी किया था हमारे रिपोर्टर्स ने, जहां जहां किसानों के आंदोलन वाली जगहों से, कि भाई ये फंडिंग जो हो रही है ये प्रायोजित क्यों लग रहा है, ये स्पॉन्सर्ड क्यों लग रहा है, इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी महंगी व्यवस्थाएं उन जगहों कर रहा है, इसके पैसे कहां से आ रहे हैं, इसको लेकर सवाल, उसको जानने की कोशिश की थी। एक शो हमने देखा, उस शो करने के दूसरे दिन 7 बजे लगभग 2 अलग नंबरों से फोन करके जो फोन कर रहे थे, उनमें गुस्सा इस था कि ऐसा लग रहा था कि एहसास हो रहा है चीजें अब पता चल रही है, ये चीजों को, कुछ चीजें ये रिपोर्टर्स समझ हैं। किस दौरान बॉर्डर रिपोर्टिंग की और बॉर्डर रिपोर्टिंग के कोई नहीं, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के शुरुआती दिनों में जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी तो वहां का अनुभव मेरे लिए बहुत खराब था। एक बार मैं महिलाओं से बात कर रही थी और तभी वहां पर 3 से 4 लड़के आए और उन्होंने उन महिलाओं को भड़काना शुरू किया। देखते देखते पूरा माहौल बदल गया और हमारे खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली बॉर्डर पहुंचने के साथ ही मैं इस आंदोलन को कवर करते आया हूं, लेकिन ज्यादातर दिनों का अनुभव ठीक नहीं रहा, खास तौर से सिंघू बॉर्डर पर। जब भी हमने वहां से रिपोर्टिंग की, लोग घेर लेते थे, नारेबाजी करते थे, हंगामा करते थे, धक्का मुक्की करते थे। ये अमूमन हर दिन की स्थिति हो गई। 2-3 दिन तो हालात ऐसे बने कि सुरक्षा बल हमें बीच बचाव करके बाहर निकाल कर लाए। बाद में पुलिस अधिकारियों ने हमसे कहा कि आप थोड़ा दूर जाकर रिपोर्टिंग कीजिए, हमने वो भी किया। लेकिन होता यह था कि 3 से 4 किलोमीटर के हिस्से में प्रदर्शनकारी घूमते थे और जहां भी वो हमें देखते थे चारों तरफ से घेरते थे, नारेबाजी करते थे और साथ साथ में चारों तरफ जो यूट्यूब चैनलों के जरिए वो लाइव करते थे, 10-12 मोबाइल कैमरे आपके चारों तरफ होते थे, उनका हंगामा होता था और धक्का मुक्की होती थी। ये अमूमन हर दिन की स्थिति रही सिंघू बॉर्डर पर। तो अब के जो आंदोलन हैं वो पहले जैसे आंदोलन नहीं रहे।
पहले जिस तरह के आंदोलन आप देखा करते थे वो बड़े ऑर्गेनिक आंदोलन हुआ करते थे। अब जो आंदोलन है वो बड़े हाईटेक आंदोलन बन गए हैं और इन आंदोलनों में सिर्फ प्रदर्शनकारी शामिल नहीं होते, सिर्फ किसान शामिल नहीं होते, सिर्फ एक वर्ग के लोग शामिल नहीं होते। ये आंदोलनकारी अब बहुत तरह की पार्टियों से आते हैं, बहुत तरह की विचारधाराओं से आते हैं। इन्हें पैसा भी कहीं बाहर से मिलता है और हर तरह का जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ये सबसे पहले ये देखते हैं कि किस न्यूज चैनल और किस अखबार के रिपोर्टर्स उनके बारे में कैसी कवरेज कर रहे हैं। उनके लिए एक बाकायदा एक मॉनिटरिंग सेल बना होता है जो ये बताता है कि किस न्यूज चैनल पर क्या चल रहा है। यानी हर न्यूज चैनल पर नजर रखी जाती है, हर बड़े कार्यक्रम पर, हर बड़े एंकर पर, रिपोर्टर पर नजर रखी जाती है कि वो अपने शोज में क्या कह रहे हैं। फिर यह देखा जाता है कि मीडिया का कौन सा वर्ग हमारे पक्ष में है और कौन सा वर्ग सही रिपोर्टिंग कर रहा है या फिर हमारे पक्ष में नहीं है। जो पक्ष में है फिर उसको बधाइयां दी जाती हैं, उन्हें सच्चा पत्रकार बताया जाता है, उन्हें अपना मनपसंद न्यूज चैनल कहकर उन्हें और प्रमोट किया जाता है। और जो उनके मनपसंद बातें नहीं कर रहे हैं, जो उनके एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उन्हें तरह तरह के आरोप सहने पड़ते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है। और जैसा हमारे कुछ संवाददाताओं ने आपको बताया कि जैसे ही आप वहां कवर करने के लिए जाते हो उसी वक्त आप पर नजर रखी जानी शुरू हो जाती है और आपकी एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। और अब तो जैसे किसान आंदोलन में ही उनके अपने खुद के YouTube चैनल उन्होंने बना लिए हैं, खुद का अपना अखबार भी बना लिया है। हम इस सब के खिलाफ नहीं है, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, लेकिन मीडिया को भी अपनी अभिव्यक्ति की पूरी आजादी होनी चाहिए। और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को पुश करने के चक्कर में ये मीडिया की अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अब हाल के दिनों में हमारे जो अनुभव रहे हैं अलग अलग प्रोटेस्ट को कवर करने के, वो बहुत अच्छे नहीं रहे और ये भारत जैसे देश के भविष्य के लिए भी एक अच्छा संकेत नहीं है। जी न्यूज एक राष्ट्रवादी चैनल है। हम देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की भावना को सबसे ऊपर रखते हैं, हम देश के हितों को सर्वोपरि मानते हैं और हम चाहते हैं कि किसानों की जो दुर्दशा पिछले कई दशकों से हुई है उसमें बदलाव आना चाहिए। हम असली किसानों के साथ हैं, असली किसानों के साथ, छोटे किसानों के साथ हैं, उन किसानों के साथ जो हैं, जो बड़े बड़े लेकर हैं। छोटे की बात आप तक आज भी पहुंच मानना है कि लोगों ने आंदोलन को अपने हितों के लिए करना शुरू किया है और असहनशीलता जड़ में है कि हम भी अगर या न्यूज चैनल बात हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि आंदोलन में भय मुट्ठी होने पर हों, तमाम के बावजूद किसान समस्याओं पर चर्चा अपनी जारी रखी है। किसानों की समस्या जितना है उतना करने नहीं के लिए वीडियो विषय के लिए तैयार ताकि पूरा देश और पूरे देश के किसान जो कवरेज है हमारी वो कर रही है। और फिर आप देखिए क्या है वो आप चाहते हैं और सबसे पहले करते हैं कि उनकी सुबह शुरुआत होती है। यहाँ पर जो वो तैयार है, किसान यहाँ पर है वो तैयार किया जाता है। लोग लंगर की सेवा में लगे हुए हैं, खाना तैयार किया जा रहा है जिससे किसान जो है वो अच्छी हो और उन्हें नाश्ता। पर जो किसान मौजूद है का कहना है किसी पर है। तरफ दिल्ली पुलिस का है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको दिल्ली के संत नगर के बुराड़ी में जो मैदान है वहां जगह दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है वहीं पर जुटे हुए हैं। एक तरफ हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं में आपका हार्दिक स्वागत है का बोर्ड लगा है। इसके पुलिस की बैरिकेडिंग, इसकी जो सड़क है ये पूरी तरह जाम है। हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करने जा रहे हैं और जो सरकार काले कानून लेके आई है उसके बारे में सरकार ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है भी हम ये काले कानून वापस लेंगे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे 2 महीने लग जाए चाहे
जमा होते अब पंजाब के और हरियाणा के बहुत सारे किसान यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली करनाल बाईपास है, इस पर फिलहाल 2 से ट्रैफिक बंद है और किसान फिलहाल यहीं जमे हुए हैं। अलग अलग बैनर्स और पोस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। अलग अलग किसान संगठनों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। आप लोग अभी तक एमएसपी सवाल उठाएंगे, एमएसपी का आप सरकार अगर लिखित आश्वासन देने तैयार है एमएसपी पर, मंडियों पर, तब आखिरकार कहां पर आ रही, क्या कमियां आपको नजर आ रही है फिर इस कानून में, अगर एमएसपी और मंडियों पर लिखित आश्वासन नहीं? ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਏ ਇਹ ਮੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। अगर लिखित आश्वासन है तो, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इन्हें बात करने की कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के चलते हुए जिस तरह से किसान NS-24 के ऊपर आकर के बैठे थे, उसके बाद से जो NS-24 जो कि गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जो रास्ता जाता है, इसको पूरी तरह से बंद कर, आप ये देख सकते हैं कि जो 24 NS-9 पर है, इसको बंद कर दिया गया। कि जो किसान है जो प्रदर्शन करने हैं और जो गाजीपुर चौक के ऊपर बैठे हुए थे, उनको यहाँ से आने दिया जा रहा है, लेकिन पब्लिक उसको बंद कर दिया गया है। अभी हमने यहाँ पर ये किसानों के लिए लगा रखा है। कुछ इतिहास की किताबें हैं और महापुरुषों की किताबें, भगत सिंह की किताबें हो गई, जीवनी है, महात्मा गांधी, फिदेल, ऐसी अच्छा है। लोग आ रहे हैं, किताबें यहाँ से इशू करा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद में रिटर्न कर जाते हैं। पढ़ करके जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद। हम वाले हो, आपका भी जमीन होगा, अगर लगे हम सही है तो हमारी की सुनवाई कर लो, मिलनी चाहिए तो उनकी गाड़ी नहीं तो 15 दिन से इसी ठंड के अंदर ये पसीना है ना, ये पसीना तेल में बदल जाएगा, तेल से ढक्का लगाएंगे। सारे किसान कहते हैं देखिए जो समझदार हैं वो भी आपका दर्द समझ रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी में भी हूँ, मेरी खुद की संस्था भी है, जहाँ हम लोग 10-15 ट्राली लेकर भी आए हुए हैं। अगर ये भाई हमारे पास इस बात को लेकर आ गया तो हम लोग जबरदस्ती गाड़ियाँ भी छुड़वाएंगे इनकी, ये भी हमारा वादा रहा। क्या बात है बोलो। देखिए अच्छी बात है कि राकेश के आंसू किसान भी पहुंचने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इनका को दर्द तो किस जो है वो निकल, आम आदमी है किस दिक्कत, राकेश ये आंदोलन चल रहा है शांति। ऐसी कुछ चीजें दिखा, किसान जहां भी हैं जगह की आज साफ सफाई का खुद रख रहे हैं। आंदोलन के दौरान जैसे ही वहां पर सारे लोग पीते भी हैं तो गंदगी, लेकिन वहां किसान है उस गंदगी को फौरन साफ करने, इन किसानों का कहना है कि ये नहीं चाहते दिल्ली के लोग ये कहें कि इन्होंने शहर करके छोड़ दिया। देखिए नेशनल हाईवे 24 से आंदोलन कर रहे हैं, कर दी गई है, लेकिन जैसे ही यहां से हट गए और उन्होंने इसको दिया, ये भी के काबिल बात है। इतनी नहीं, किसान जहां भी खाने पीने की जा रही है, किसान सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए खाना पका रहे हैं, बल्कि रास्ते से गुजरते भी ये खाना कई बार कहते हैं चाहते आंदोलन की वजह से रास्ते से भूखा स्थिति है वो है। आपको दिलाना चाहते हैं 1970 में, वर्ष 1970 में एक बड़ी मशहूर थी जिसका नाम था, और आने के बोल हैं, जो तुमको हो पसंद होंगे दिन को रहेंगे। आप बिल्कुल बैठता है। अब जो आंदोलन हैं हमारे देश जो बड़े बड़े के नेता हैं, प्रदर्शनकारी हैं, टुकड़े टुकड़े के लोग हैं, ये मीडिया मिलाए, मीडिया ऐसी पत्रकारिता करे,
इनकी मदद करे और इनकी टीम में शामिल हो जाए। ये चाहते हैं कि मीडिया भी प्रदर्शन में और वहां से दिन भर विकास चलता रहे। सिर्फ बात नहीं कर रहा, हर जगह विचारधारा की लड़ाई है और वो विचारधारा की लड़ाई में का जो हिस्सा और जो पत्रकार करता है उसे वो देश को सच बताने की हिम्मत, उसको ये बदनाम करने की कोशिश मोदी मीडिया जैसे इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मीडिया तो वो था 1947 के बाद से ही आने वाली पार्टी और सत्ता में बैठा हुआ था। गोदी ओरिजिनल गोदी मीडिया है, तो वो था जिसने पद्मश्री ली, जिस पुरस्कार लिए, जिन्होंने लोगों को मंत्री बनवाया, कंपनियों को प्राइवेट ठेके दिलवाए, वो थे असली गोदी मीडिया। लोग थे जिन्होंने जिन्होंने सरकारी बंगले ले लिए, ये वो लोग थे जो बाद में नेता बन गए। वो था असली गोदी मीडिया। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस गोदी मीडिया को पालने पोसने वाले लोग और उस गोदी मीडिया में शामिल लोग अब आजकल के नए बहादुर पत्रकारों को, सच्चे पत्रकारों को अब गोदी मीडिया कहने लगे हैं। हम ये बात आपको बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आप सब लोग सावधान रहें और आपके सामने सच आता रहे और आप सच को लगातार पहचानते भी रहें। अब मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताना चाहता हूं जिसे देश के हर उस नागरिक को जरूर पढ़ना चाहिए जिसे राजनीति में जरा भी दिलचस्पी है, जिसे भारत की राजनीति में कुछ जानने की इच्छा है। इस किताब का नाम है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 टू 2017 और यह किताब लिखी है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। यह मेरे हाथ में है आज ये किताब। मंगलवार को ही यह किताब रिलीज हुई है, यानी कल। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने इस किताब को प्रकाशित करने पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि इस किताब को बिना उनकी इजाजत के लोगों के सामने अब ना लाया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं है और जो बातें वो लिखकर गए हैं उन्हीं बातों को अब उनका सबसे ईमानदार विश्लेषण देश की राजनीति पर माना जाएगा। इसलिए वैसे तो विश्लेषण हम करते हैं, डीएनए टेस्ट हम करते हैं, लेकिन इस बार प्रणब मुखर्जी अपनी इस पुस्तक में देश की राजनीति का डीएनए टेस्ट करके गए हैं, देश की राजनीति का विश्लेषण करके वो गए हैं। इसलिए आज आपको बहुत ध्यान से समझ की हम तरीके से हम प्रधानमंत्री रिश्ते ने ही पार्टी के मनमोहन सिंह को कैसे हैं और इसमें बड़े बड़े फैसले लिए गए उन पर क्या है। ज्यादातर लोगों के पास इस किताब पढ़ने ही नहीं और बड़ी किताब है पाएंगे, इसलिए आपका काम आसान करने के लिए हमने इस किताब को पढ़ लिया है और हम आपको इस किताब के बारे में लगातार बताते रहेंगे। और जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे इसमें 5 साल में देश की कई बड़े फैसले और घटनाओं पर बहुत अच्छी जानकारी मिली। उनमें से 7 बड़ी बातें मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये 7 बड़ी बातें अगर आपने शेयर कर ली तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रणब मुखर्जी ने क्या कहने की कोशिश की। और इन बातों को सुनने के बाद देश की राजनीति, सरकार और कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में आपका नजरिया बदल भी सकता है। इसलिए ये किताब मैं लेकर आया हूं। अब हम आपको सामने इस किताब को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इस किताब के पेज नंबर 20 और 21 पर लिखी गई बात मैं बताना चाहता हूं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व पर प्रणब मुखर्जी ने सवाल उठाए हैं। अब आप खुद सोचिए कि प्रणब मुखर्जी जीवन भर कांग्रेस पार्टी में रहे और उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया है। पेज नंबर मैंने जो आपको बताया, पेज नंबर 20। अब मैं खोजता हूं पेज नंबर 20 कहां पर है, ये देखिए। पेज नंबर 20 हमने आपके लिए मार्क करके रखा है।
क्या कहते हैं सोनिया गांधी पर। While Sonia Gandhi was unable to handle the affairs of the party, Dr. Singh's prolonged absence from the house put an end to any personal contact with other MPs. बहुत बड़ी बात कहकर गए हैं और अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के बारे में वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी पार्टी के जो अफेयर्स थे, पार्टी के जो प्रमुख मुद्दे थे, उनको वो ठीक से संभाल नहीं पाई और जो मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, वो संसद में बाकी के जो एमपीज हैं उनके साथ एक पर्सनल कांटेक्ट बनाने में सफल नहीं रहे, ऐसा वो कह के गए हैं। वर्ष 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी तोहफे में कैसे मिली, इस पर भी उन्होंने बताया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं पेज नंबर 21 पर उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, आई बिलीव दैट द लीडरशिप ऑफ अ पार्टी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस हैज टू इवॉल्व अ डिफरेंट अप्रोच. If I had continued in the government as finance minister, I would have ensured Mamta's continuity in the coalition. Similarly, Maharashtra was handled badly, partly due to decisions taken by Sonia Gandhi. I would have brought back Shivraj Patil or Sushil Kumar Shinde, considering the dearth of a strong leader from the state like Vilas Rao Deshmukh. I don't think I would have allowed the state of Telangana to be created. I firmly believe that my presence in active politics would have ensured that the Congress wouldn't have faced the drubbing it received in 2014 general elections. इसको आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए उन्होंने क्या लिखा है। वो कहते हैं कि जब किसी पार्टी में कोई क्राइसिस होता है और संघर्ष का जब समय होता है तो पार्टी को अलग अप्रोच अपनानी चाहिए, अलग रास्ता अपनाना चाहिए, जो कि कांग्रेस ने नहीं किया, ये कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर मैंने सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर आगे अपनी सेवाएं जारी रखी होती तो मैं ममता बनर्जी को यूपीए की कोalition में मैं ये इंश्योर करता कि ममता बनर्जी यूपीए से बाहर ना जाती और हमारे साथ ही रहती। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया और महाराष्ट्र को लेकर सोनिया गांधी ने गलत फैसले लिए और इसीलिए महाराष्ट्र हाथ से निकल गया। वो कह रहे हैं कि जब महाराष्ट्र में नेतृत्व की कमी थी विलास राव देशमुख के जाने के बाद, तो अगर वो होते तो वो शिवराज पाटिल को या तो वापस लाते और या फिर सुशील कुमार शिंदे जैसे नेता को वापस लाते। फिर वो कह रहे हैं कि तेलंगाना को अलग राज्य बनाना भी गलती थी और अगर मैं होता तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। और फिर आगे ये कहते हैं, आई फॉर्मली बिलीव दैट माई प्रेजेंस इन एक्टिव पॉलिटिक्स वुड हैव एंश्योर्ड दैट कांग्रेस वुडंट हैव फेस्ड द ड्रबिंग। वो कहते हैं कि मुझे तो राष्ट्रपति बना दिया इसलिए मैं एक्टिव राजनीति से बाहर चला गया, लेकिन अगर मैं सक्रिय होता राजनीति में, यानी अगर उन्हें राष्ट्रपति ना बनाया गया होता और वो राजनीति में सक्रिय होते तो 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हालत ना होती। ये कहकर ये लिखकर गए हैं प्रणब मुखर्जी। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं। 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी तोहफे में कैसे मिल गई और 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को कैसे हासिल किया यानी अर्न किया, ये इसके बारे में भी वो लिखकर गए हैं पेज नंबर 172 पर। अब मैं आपको आज हमने इनको मार्क करके रखा है ताकि देश के लोग इसको सुन सकें। यह बड़ा दिलचस्प है मामला कि एक प्रणब मुखर्जी के नजरों से वो मनमोहन सिंह को कैसे आंकते हैं और नरेंद्र मोदी को कैसे आंकते हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों को उन्होंने देखा है और वो उनको कैसे आंकते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है, द रूट टू प्राइम मिनिस्टरशिप फॉर द टू प्राइम मिनिस्टर्स आई वर्कड विद वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि उन्होंने दोनों के साथ काम किया, मनमोहन सिंह के साथ और मोदी के साथ, लेकिन दोनों का जो रूट था प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जो रास्ता था वो बिल्कुल अलग था। वो लिख रहे हैं, डॉक्टर सिंह वॉज ऑफर्ड द पोस्ट वॉज बाय सोनिया गांधी। डॉक्टर सिंह जो थे यानी मनमोहन सिंह, उन्होंने इस कुर्सी को अर्जित नहीं किया था, इस कुर्सी को कमाया नहीं था, इसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं किए थे। उन्हें यह कुर्सी ऑफर की गई थी सोनिया गांधी द्वारा, यानी ये कुर्सी उन्होंने खुद नहीं कमाई थी, इसके लिए खुद परिश्रम नहीं किया था। एक तरीके से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुर्सी थी ये तो उन्हें एक तरीके से एक गिफ्ट की तरह सोनिया गांधी ने उन्हें दे दी थी, ऐसा वो लिख रहे हैं। अब देखिए फिर आगे क्या लिखते हैं। ये तो मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने लिखा कि मनमोहन सिंह तो सोनिया गांधी की मेहरबानी से बने प्रधानमंत्री। मोदी ऑन द अदर हैंड
became Prime Minister through popular choice after leading the BJP to a historic victory in 2014. He is a politician to the core and had been named the BJP's prime ministerial candidate as the party went into campaign mode. He was then Gujarat CM and had built an image that seemed to click with the masses. He has earned and achieved the prime ministership. प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने लिखा है कि उन्होंने इस कुर्सी को कमाया है, इस कुर्सी के लिए उन्होंने परिश्रम किया है और देश के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। ये फर्क है मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच में। नरेंद्र मोदी देश की लोकप्रिय पसंद से पॉपुलर थे और उन्होंने को जीत दी, जब साथ ऐसा कुछ नहीं था। 2014 के चुनाव के बारे में वो लिखे, प्रधानमंत्री मोदी पर देश की भरोसा बताया, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। पेज नंबर 16 देखिए, अपनी ही पार्टी में उन्हें क्या कमी नजर आई। वो इतने वरिष्ठ नेता थे, उनकी पार्टी 2014 में हार गई, से हारी और उसके बाद वो लिखते हैं पहली बार देश को बताकर गए हैं। देखिए क्या, अब पढ़कर सुनाता हूं। ऑफ कोर्स say that voters responded to my advice and conclusive mandate in favor of PM Modi, but they are keeping the fact Congress had failed miserably to fulfill people's expectations. उन पर कांग्रेस पार्टी खरी नहीं। In fact, after the campaign, when all the formalities were complete, several important Congress leaders and ministers met me at Rashtrapati Bhavan. Interestingly, none of them expected majority for either the Congress or the UPA combined. Their assessment of the number of seats varied from 110 to 170. तो कहते हैं जब वोटिंग कंप्लीट हो गई तो कांग्रेस के कुछ नेता और कांग्रेस की सरकार के कुछ मंत्री राष्ट्रपति भवन में इनसे मिलने गए। इन्होंने पूछा कि क्या लगता है चुनाव में, और उन्होंने ये कहा उनमें से किसी को भी थी कि कांग्रेस दोबारा से सरकार बना पाएगी। तब ये बात अंदर ही अंदर जानते थे कि पार्टी हारने वाली है और कांग्रेस पार्टी ने मंत्री और बड़े बड़े नेता था वो ये था कि वो 110 से 170 सीट जीत सकती है। कांग्रेस को फ्रॉम 10 to 170 है कि शायद वो ये सीटें मिलेंगी। ये भी दिलचस्प उन्होंने लिखा, ओनली कॉन्फिडेंट पी गेट नो नंबर कुड गो अप टू 200। पीयूष गोयल की बीजेपी 60 से 2 गोयल जो शुरुआत पास उसके बहुत गंभीर, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल मोदी का जो प्रचार का शेड्यूल उसको प्रचार, तो नरेंद्र मोदी ने चुनाव देश को इस प्रचार के पूरे कार्यक्रम समझ में आ गया कि क्यों कह रहे हैं भी मिल सकती है। प्रधानमंत्री की विदेश नीति की पूर्व मुखर्जी ने तारीफ की है। 2014 पद 7 देशों वो कहते हैं कि बड़ा ही आउट बॉक्स था। मोदी के निर्णय ने विदेश नीति के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी ऐसा है, और नंबर 84 उन्होंने इसके बारे में वो लिख कर रहे हैं, आपको सुन वो लिख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री वो बने तो उन्हें विदेश अफेयर्स का नहीं थी कोई, वो जानते हैं ही हैड एक्सपीरियंस इन फॉरेन charted for him
what no prime minister had attempted before. भी नहीं की थी. गवर्नमेंट्स को, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट भी, और उन्होंने बड़े बड़े पॉलिसी हैरान किया प्रधानमंत्री आइडिया से. फिर वो आगे लिखते हैं, आई फील दैट मिनिस्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट वाज वन था का काम किया. मोदी had come with no ideological foreign policy back. कि प्रधानमंत्री के साथ इसी को इतने बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर पाए, और उन्होंने उसके मोदी के जितने में जो उनकी 2 पेज कई पेज पर लिख भी लिखकर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड फॉर वे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, ऐसा के हर कदम की विदेश नीति कैसे गए, वहां पर चीन प्रति से मुलाकात की, कैसे वो लाहौर ले गए, और बाकी क्या आउट ऑफ आइडियाज. आखिर कहते हैं शरीफ जरूरत नहीं, लेकिन इंडिया में जो आज है उसमें उन्होंने कि पाकिस्तान शरीफ के घर जाना चाहिए, लेकिन हमारे देश का जो गए हैं जहां मोदी की विदेश नीति की, उसको हमारे देश का मीडिया गोल कर गया, और इसीलिए हम आपको बात, मीडिया का सही रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है में, लेकिन उसके पीछे 2.5 और भी जो कि कोई और मीडिया आपको बताएगा नहीं. किताब के पेज नंबर 156 पर नोटबंदी के बारे में भी उन्होंने बहुत अहम बात लिखी है. 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू हुई थी, और वो लिखते प्रधानमंत्री मोदी हुई तो उनसे मिलने के लिए गए, और नोटबंदी को क्या बातचीत हुई अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने के बारे में कोई बात की थी अनाउंसमेंट को करने से पहले, मुझे भी नहीं पता था. वासियों के साथ ही पता नोटबंदी के बारे में जानकारी दी, तभी वो कह रहे डिमोनेटाइजेशन हैव बीन डन प्रायर नेसेसरी सच अनाउंसमेंट्स. आपको याद, बहुत नेताओं ने बारे में किसी से दी गई और बंदी कर दी गई, प्रणब मुखर्जी कर गए हैं, ऐसी नहीं कि ये सारी लीक हो जाए. जिस तरह मामला पहले से कोई गुंजाइश नहीं थी, ये भी में प्रधान इंदिरा गांधी भी दिया, उन्होंने सलाह दी कि आप नोटबंदी कीजिए. आपको स्वीकार, इंदिरा गांधी एक्सेप्ट सजेशन part of it was in the informal sector. मैं खुद नोटबंदी को लेकर सजेशन सुझाव दे चुका हूं, लेकिन उन्होंने मेरी यह बात मानी नहीं. 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही. कांग्रेस ने लगातार हार के लिए
ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया था। और 11 पर प्रणव मुखर्जी लिख रहे हैं ईवीएम के बारे में, क्योंकि ये और विषय है। ईवीएम को लिखते हैं कि ईवीएम की जो को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो कहा, इन अप्रैल 2017 कांग्रेस लेड डेलीगेशन विद सेवरल लीडर्स, मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हम जो विपक्ष के नेता हैं, गुलाम नबी आजाद, दूसरे लोग ईवीएम को लेकर एक रेफरेंडम लेकर मेरे पास आए। आई हैव ऑलवेज रिटेटेड माय फेथ इन दिस सिस्टम सिंस इट हैज ऑफ एडवांटेजेस। तो ये कहते हैं कि मैं ईवीएम के सिस्टम पर पूरा भरोसा करता हूं और ईवीएम सही तरीका है चुनाव कराने का। और फिर आगे ये भी लिख रहे हैं वो, इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू प्लान एंड एग्जीक्यूट इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस इन अ कंट्री एज लार्ज एज इंडिया। यानी भारत जैसे देश में ईवीएम को मैनेज करना आसान काम नहीं है, लगभग मुश्किल है। यहां हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद एक और दो बहुत दिलचस्प किस्से वो लिख कर गए हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इस ब्रेक के बाद 3 मिनट का ब्रेक है और उसके बाद हम वापस आते हैं और ये किताब में वो क्या लिख कर गए हैं। बहुत ही दिलचस्प 2 किस्से और हैं जो मैं आपको बताऊंगा। Mall app for such amazing deals on thousands of products, वो भी directly from manufacturers। साथ ही देखिए lip smacking food videos, health and fitness videos, top news videos, Bollywood videos और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें Easy Mall Android app for unlimited shopping, entertainment and more। Easy Mall, आपका अपना वीडियो ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तरह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तरह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के।
तो आज हम आपको पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जो कि नई किताब है वो पढ़कर हम आपको सुना रहे हैं। एक और दिलचस्प किस्सा उन्होंने लिखा है अपनी इस किताब में, और वो कह रहे हैं कि जब राष्ट्रपति वो विदेशी जमीन पर जाते हैं, यानी दूसरे देशों का दौरा करते, तो इस द इशू send me a letter. Core points of our were mentioned, and it was a practice initiated by Prime Minister Modi. तो ये वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिस प्रधानमंत्री शुरू की थी कि जब भी राष्ट्रपति बाहर जाते थे तो प्रधानमंत्री मोदी एक नोट बनवाते थे, पॉइंट्स बनवाते थे, कोर पॉइंट्स। उस देश के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, बायलैटरल रिलेशंस कैसे हैं, के बारे में नोट बना के राष्ट्रपति को, ताकि राष्ट्रपति पढ़ लें और उसके बाद उन्हें एक जाए वो जिस देश में जा रहे हैं उसके साथ भारत सरकार की नीतियां क्या हैं और भारत के संबंध उसके साथ कैसे हैं। और वो लिखते हैं कि एक बहुत अच्छी जो प्रैक्टिस है ये प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी, जो उन्हें बहुत अच्छी लगी। किताब के पेज नंबर 9 पर प्रधानमंत्री मोदी को प्रणब मुखर्जी ने कुछ सलाहें भी दी हैं, और वो लिखते हैं कि संसद की कार्रवाई ठीक से चले, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को पूर्व प्रधानमंत्रियों से सीखना चाहिए। उन्हें संसद में ज्यादा समय बिताना चाहिए और विरोध की आवाज को भी उन्हें सुनना चाहिए। ये भी एक चीज वो लिखकर गए हैं। और Prime Minister Modi, now in his second term, must take inspiration from his predecessors and provide visible leadership through his enhanced presence in Parliament to avoid situations that had precipitated the parliamentary crisis we witnessed in the first term. ऐसा वो लिख कर गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपको जो बात समझ में आनी चाहिए वो ये कि प्रणब मुखर्जी बीजेपी जिसकी सरकार है अभी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विरोधी दल है कांग्रेस पार्टी, उसके सबसे वरिष्ठ नेता थे प्रणब मुखर्जी। दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद होना लाजमी है। दोनों अलग अलग पार्टियों के हैं, अलग अलग विचारधाराओं के हैं। और वो ये लिख कर गए हैं कि उनका जो अनुभव था वो मनमोहन सिंह के साथ कैसा रहा, जो कि उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री थे, और नरेंद्र मोदी के साथ कैसा रहा, जो उनकी विरोधी पार्टी के और विरोधी विचारधारा की पार्टी के प्रधानमंत्री रहे। और इसमें वो बहुत ईमानदारी से ये बात बताकर गए हैं कि सोनिया गांधी से उन्हें क्या क्या उनके फैसले उन्हें गलत लगे। एक बात जो यहां पर मिस होती है वो ये कि प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं लिखा। हमने किताब पढ़ी और हम सोच रहे थे कि शायद राहुल गांधी के बारे में कुछ लिख कर गए होंगे, राहुल गांधी के लिए भी कुछ सलाहें देकर गए होंगे, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को ना तो उनके बारे में कोई विश्लेषण किया है, ना ही राहुल गांधी को वो कोई सलाह यहां पर देकर गए हैं। लेकिन अच्छी किताब है जिससे आपको यह पता चलेगा कि प्रणब मुखर्जी ने 5 साल जब एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह इस देश के राष्ट्रपति के तौर पर इस देश की राजनीति का विश्लेषण किया तो उन्हें क्या दिखाई दिया। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन हुआ था। आप इस समय उसी परेड की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के बाद भारत के तिरंगे को फहराकर हमारे जन्म घोषणा की थी। और यही देश राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले मुख्य अतिथि, और तभी से यह चलता गणतंत्र में और देश के राष्ट्र मुख्य अतिथि बनाकर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। और अंग्रेजों की आजादी के 8 के बाद हमारा देश गणतंत्र बना था। ये तब की तस्वीरें हैं। उस समय इस परेड में सेना के 3000 सैनिकों और अधिकारियों के साथ 100 हवाई जहाज भी शामिल हुए थे। फिर 1950 का भारत अब 2021 में प्रवेश कर चुका है और ये भारत दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना दिखता है। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे सपने की एक तस्वीर गणतंत्र दिवस की परेड में भी पूरी दुनिया को दिखती है। गणतंत्र दिवस भारत की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता और स्वाभिमान का भी प्रतीक है और ये परेड 135 करोड़ भारतीयों का राष्ट्रीय गौरव है। लेकिन भारत के गणतंत्र बनने के 71 वर्षों बाद अब 2021 की परेड को हमारे ही देश के कुछ लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया है
जिसमें लिखा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है और अब गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि नहीं है। इसलिए क्यों ना एक कदम आगे बढ़कर इस पूरे समारोह को ही रद्द कर दिया जाए, ऐसा शशि थरूर कह रहे हैं। ये वही शशि थरूर हैं जिन्होंने मेडिकल एंट्रेंस के लिए होने वाली नीट की परीक्षा को भी कैंसिल करने की बात कही थी। हमने तब भी यही कहा था कि देश के छात्रों के भविष्य को देखते हुए नीट की परीक्षा होनी चाहिए और यह परीक्षा पिछले वर्ष सितंबर में हुई भी थी और अब राष्ट्र की परंपरा को निभाने के लिए गणतंत्र दिवस की परेड भी होनी ही चाहिए, यह हमारा कहना है। शशि थरूर ने इस परेड को रद्द करने के लिए कोरोना संक्रमण को मुद्दा बनाया। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आपके कामकाज सब वैसे ही चल रहे हैं, आपके ऑफिसेज खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं, व्यापार पहले की तरह चल रहा है और जल्द ही स्कूल भी खुल सकते हैं। और अगर पूरा देश चल रहा है तो फिर गणतंत्र दिवस की परेड पर रोक क्यों लगाई जाए? इस विवाद की शुरुआत भारत से लगभग 6000 किलोमीटर दूर ब्रिटेन से हुई है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि थे और क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण की सेकेंड वेव भी आ चुकी है और वहां लॉकडाउन को और सख्त किया गया है और बोरिस जॉनसन वहां पर संघर्ष कर रहे हैं अपने ही देश में, तो उन्होंने इन हालात में अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मेरा ब्रिटेन में रहना जरूरी है, लेकिन उनके भारत न आने को अब हमारे देश के नेता, विपक्ष के नेता मुद्दा बना रहे हैं और अब ये चाहते हैं कि परेड को रद्द कर दिया जाए। यह है हमारा देश। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाली परेड भी छोटी कर दी गई है। इस बार परेड की लंबाई पिछले वर्ष से लगभग आधी कर दी गई है। इस बार दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को देखने का मौका भी कम लोगों को दिया जाएगा और टिकटों की बिक्री भी बहुत कम संख्या में होगी। परेड में 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के स्कूली बच्चे ही शामिल हो पाएंगे, यानी 15 साल से नीचे के जो बच्चे हैं वो शामिल नहीं होंगे। और इस बार परेड में हर एक कंटिंजेंट यानी दस्ते में पहले के मुकाबले कम लोग होंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। पिछले 71 वर्षों में गणतंत्र दिवस की परेड को आयोजित करने का तरीका बदल गया है। 1950 से 1955 के बीच गणतंत्र दिवस की परेड की जगह बार बार बदलती रही। इस दौरान गणतंत्र दिवस की परेड लाल किला, नेशनल स्टेडियम, किंग्सवे और रामलीला मैदान में होती रही और राजपथ पर गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा 1955 में शुरू हुई और तब से यही चल रही है। आधुनिक समय में यह परेड हमारे गणतंत्र की वार्षिक परंपरा बन गई। हमारे देश में गणतंत्र को बहुत महत्व दिया जाता है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर गर्व करते हैं और इस भावना का प्रदर्शन राजपथ पर हमारी सेना और सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम में आपको दिखता है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस के परेड में भारत के अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होता है। सेना के टैंक्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी इस परेड में आपको दिखती है। आप में से बहुत कम लोगों ने करीब से सेना के इन हथियारों को कभी देखा होगा और इस परेड को देखकर ही आपको अपनी सेना की शक्ति के बारे में हर साल जानकारी मिलती है। अगर आप 26 जनवरी को राजपथ के आसपास भी खड़े हों तो आप देशभक्ति के सम्मान और राष्ट्रवाद के जोश को खुद महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह भारतीय गणतंत्र में नई ऊर्जा भरने वाला दिन होता है और इस दिन को हमें जरूर मनाना चाहिए। इस परेड में सबसे आगे भारत की सेनाएं होती हैं। भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है जो राष्ट्र की शक्ति और सीमाओं की रक्षा के संकल्प को दिखाती है। और उसके बाद इसमें आपको जो दिखाई देता है हमारे देश के जो हीरोज हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो हों या हमारी स्पेशल फोर्सेस के जवान हों, वो सब आपको दिखाई देते हैं। They are always on the double, which goes to show the high fitness levels that are required to be a para. They are अब आप chanting. दुनिया पर नजर डालिए। इस महामारी के बाद दुनिया की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन रुकी नहीं। पिछले साल जून के महीने में रशिया की राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड पहले की तरह ही हुई। कोरोना की वजह से इसका आयोजन 9 मई 2020 के बदले 24 जून को किया गया। तो यहां कोई बदलाव नहीं हुआ और यह परेड वहां पर की गई। इसके बाद अगर आप देखें तो अमेरिका में पिछले साल नवंबर के महीने में राष्ट्रपति चुनाव भी हुए, वो भी कोरोना वायरस के इसी दौर में हुए।
They drew a couple of horns. Hong Kong. Biden has vowed to abolish American oil and natural. Your manufacturing jobs, many of them came from right here. Hello, Pittsburgh! Folks, if you know. तो आपने देखा कि दुनिया भर में जो बड़े बड़े आयोजन थे, चाहे वो चीन के आयोजन हो, चाहे वो रशिया के आयोजन हो, चाहे वो अमेरिका के चुनाव के आयोजन हो, और यहां तक कि आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में संसद भी चल रही है, संसद को रोका नहीं गया, चाहे ब्रिटेन में नया लॉकडाउन शुरू हो गया, लेकिन वहां सारे कामकाज हो रहे हैं। तो फिर हम अपने देश के कामकाज कैसे रोक दें? इसलिए हमारा मानना है कि गणतंत्र दिवस की परेड को हमारे ही देश के कुछ नेता रोकना चाहते हैं, कैंसिल करवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दुनिया के पहले मॉन्टेसरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी। शायद आपने भी अपने बच्चे को इसी तरह के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा होगा। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, वीडियोस, लेटेस्ट और बहुत कुछ। को डाउनलोड करें और देख भी। ये कुछ भूल जाते, मन की परतों में ठीक वैसे ही रखी है उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख, उनकी संस्कार।
जीते रहो। आज तो आज बहुत स्पेशल कर रही हूँ। इतिहास में पहली बार जब लेफ्टिनेंट वाले हिस्सा नहीं बन पाए, 130 भारतीय यही चाहते हैं विजय भाव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए से आगे है, वही है मन के लिए सम्मान और जिसके कंधों अपने देश का भी। लेडीज लेफ्टिनेंट जी न्यूज़ तहत मेरे मेंबर्स थे, उड़ान ही भर थे। अचानक कोरोना ने सब। क्या आप नौकरी पर परेशान हैं? जी न्यूज़ देखिए रोजगार की खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज़। डबल बेड सिर्फ 249 में। सही सुने, डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट, वो डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज़ पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज़ पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखिए अपने पसंद वीडियोस कभी भी कहीं। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो।
आज तो हाँ पता है। आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डबल बेडशीट सिर्फ 249 रुपीज में। सही सुना आपने। डाउनलोड करें इजी मॉल ऐप फॉर सच अमेजिंग डील्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, हेल्थ एंड फिटनेस वीडियोस, टॉप न्यूज वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस और भी बहुत कुछ। डाउनलोड करें इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप फॉर अनलिमिटेड शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड मोर। इजी मॉल, आपका अपना वीडियो ऐप। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तरह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है, और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है। आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। डाउनलोड द न्यू इजी मॉल ऐप अब बिल्कुल नए अवतार में। नई ऐप में आपको मिलेंगे हजारों प्रोडक्ट वीडियोस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही देखिए लिप स्मैकिंग फूड वीडियोस, खूबसूरत होम डेकोर वीडियोस, गार्डनिंग वीडियोस, बॉलीवुड वीडियोस एंड लेटेस्ट न्यूज वीडियोस और भी बहुत कुछ। तो आज ही प्ले स्टोर से इजी मॉल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और देखें अपने मनपसंद वीडियोस कभी भी कहीं भी। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तरह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है, और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो।
आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1929 में आज ही के दिन सेंट मदर टेरेसा गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की मदद करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए कलकत्ता पहुंची थी। मदर टेरेसा ने वर्ष 1950 में कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था की स्थापना की थी। वर्ष 1951 में उन्हें भारत की नागरिकता मिली। उन्हें उनके जीवन काल में ही कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न शामिल है। वर्ष 1997 में उनके निधन के बाद कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुख्यालय में ही उनकी समाधि बनाई गई और उनके निधन के करीब 19 वर्ष बाद 2016 में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने उन्हें सेंट की उपाधि दी थी। वर्ष 1883 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध लेखक और दुनिया के सबसे बड़े कवियों में से एक कहे जाने वाले खलील जिब्रान का जन्म सीरिया के पास लेबनान में हुआ था। वर्ष 1923 में प्रकाशित उनकी किताब द प्रॉफिट को दुनिया की सबसे लोकप्रिय कृतियों में गिना जाता है। द प्रॉफिट का अनुवाद 100 से ज्यादा भाषाओं में किया जा चुका है। खलील जिब्रान से जुड़ी खास बात यह है कि वो अपने विचार और कविताओं को अक्सर कागज के टुकड़ों, थिएटर के ब्रोशर्स, सिगरेट की डिब्बियों और फटे हुए लिफाफों पर लिखकर रख दिया करते थे। बाद में उनकी सेक्रेटरी, जिनका नाम था बारबरा यंग, उन्होंने इन कृतियों को इकट्ठा करके उनकी मौत के बाद वर्ष 1933 में प्रकाशित करवाया था। वर्ष 1907 में आज ही के दिन इटली की महान शिक्षाविद मैरिया मॉन्टेसेरी ने अपना पहला स्कूल रोम में खोला था। कामकाजी माता पिता के बच्चों के लिए शुरू किए गए इस पहले मॉन्टेसेरी स्कूल में सिर्फ 50 से 60 बच्चे थे। मारिया मॉन्टेसेरी ने ही 2.5 से 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मॉन्टेसेरी मेथड तैयार किया था। इस मेथड के इस्तेमाल से छोटे बच्चे खेल खेल में भाषा, विज्ञान और गणित जैसे विषयों को सीख लेते हैं। और आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन आज ही के दिन वर्ष 1885 में हुआ था। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु उनकी उपाधि थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में देश की गरीबी, पराधीनता और शासकों के अमानवीय शोषण को दिखाया गया था। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। सिर्फ 35 वर्ष की आयु में अपने निधन से पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इतना काम किया कि वो लेखकों के पथ प्रदर्शक बन गए। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा उनकी कुछ खास रचनाएं हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर किसी व्यक्ति के सच्चे चरित्र को परखना हो तो अभाव में उसका धैर्य और संपन्नता में उसका व्यवहार देखना चाहिए। नमस्कार।